नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में जो आधुनिक काल हम पढ़ रहे थे, आधुनिक काल में अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था। आधुनिक काल के अलग अलग भाग अपन ने पढ़े थे। उसके बाद आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग के बारे में जाना, जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। और भारतेंदु युगीन कवियों के बारे में अपन ने जाना। और इसके बाद आज हम भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ, यानी आप इसे विशेषता भी कह सकते हैं और प्रवृत्तियाँ भी कह सकते हैं। बात एक ही है। ये आपके आधुनिक काल में भारतेंदु युग हो, चाहे द्विवेदी युग हो, चाहे छायावाद हो, चाहे प्रगतिवाद हो, चाहे प्रयोगवाद हो, हर एक में ये प्रश्न सामान्य तौर पे किसी की भी प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं के बारे में आ सकता है। तो आज हम भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व अपन ने भारतेंदु युग के बारे में जाना था और भारतेंदु युग के कवियों के बारे में जाना था। भारतेंदु युग जैसा कि आपको विदित है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व में ही हमने जान लिया। तो भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषताएं थी, थोड़ी सी चर्चा अपन ने इससे पहले वाली कक्षा में भी की थी, किंतु आज अपन वापस प्रारंभ से पहली विशेषता की बात करें। भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता की भावना। यानी भारतेंदु युग, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। इस युग की क्या प्रवृत्तियाँ थी, क्या विशेषता थी या क्या महत्व था? तो सर्वप्रथम पहली विशेषता अपने सम्मुख आती है, राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने लोगों के मन में राष्ट्रभाव, देश प्रेम, भक्ति का पाठ पढ़ाने का कार्य उन्होंने किया, क्योंकि भारत सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हुआ था। इससे पहले रीतिकाल जो 200 वर्ष का काल था, उस समय भी मुग़ल साम्राज्य के कारण बहुत ही अत्याचार, अन्याय लोगों पे हुए। तो भारतेंदु मंडली के कवि और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अपनी लेखनी, अपने काव्य के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत किया। लोगों में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का कार्य जगाने का काम सर्वप्रथम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने ही किया था। इन्होंने राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करने के लिए हिंदी खड़ी बोली यानी गद्य में रचनाएं प्रारंभ की। अनेक पत्र पत्रिकाएं भारतेंदु युग मंडली के कवियों ने निकाली और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत लोगों में एक जोश, जुनून, देशभक्ति का पाठ इन्होंने पढ़ाया। और ये पहली विशेषता अपने सम्मुख आती है कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ था। दूसरी विशेषता हम देख सकते हैं, समाज की दुर्दशा का चित्रण।
यानी भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों की हम बात करें तो दूसरी विशेषता अपने सम्मुख सामने आती है कि हमारे देश में जो समाज की क्या दशा थी, समाज की बहुत दुर्दशा थी। सामंतवाद, पूंजीवाद, जमींदारी प्रथा, ये सभी के कारण और इसके साथ साथ अंग्रेजी सत्ता के कारण लोगों से अधिक कर वसूला जाता था। तो समाज की दुर्दशा का चित्रण भी भारतेंदु युग में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने और उनकी मंडली के कवियों ने समाज की दुर्दशा का चित्रण किया, समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया। किस प्रकार समाज में लोगों में भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय होता था। तो भारतेंदु जी ने उनका प्रमुख लक्ष्य समाज की दुर्दशा को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए। तो उन्होंने समाज की दुर्दशा का चित्रण भी अपने भारतेंदु युग में किया था। और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में दूसरी विशेषता हम जान सकते हैं कि समाज की दुर्दशा का चित्रण। तीसरी विशेषता आती है भारतेंदु युग की अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य। यानी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य का भाव अभिव्यक्त किया। अंग्रेजों के ऊपर उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने अपने गीतों में लिखा, आवो सब मिल रोवऊं भारत भाई, भारत दुर्दशा न देखी जाई। यानी उस समय अंग्रेजों ने जो पूंजीवादी जमींदार आदि को अपने अधीन कर रखा था और वो उनके गुलाम बने हुए थे। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का प्रमुख लक्ष्य ही अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी शासन के प्रति व्यंग्य के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाए और अंग्रेजी सत्ता के प्रति काफ़ी व्यंग्य उन्होंने किया। और इसी व्यंग्य के कारण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने काफ़ी कुछ सफलता भी प्राप्त की थी। अगली चौथी विशेषता अपन देख सकते हैं, प्रेम का आदर्श रूप। यानी रीति काल में जो काव्य लिखा गया था वो प्रेम, श्रृंगार आदि पे लिखा गया था। रीति काल में प्रेम का रूप काफ़ी अश्लील हो गया था। रीति काल में जो कवि थे उन्होंने अपनी लेखनी से केवल शासक वर्ग यानी जो जमींदारी प्रथा के लोग थे, जो राजा थे, उनके हास्य, विनोद, मनोरंजन आदि के लिए ही वो केवल काव्य रचना करते थे। किंतु यहाँ आधुनिक काल में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने प्रेम के शुद्ध सात्विक आदर्श रूप का चरित्र चित्रण अभिव्यक्त करके लोगों के सम्मुख प्रेम के आदर्श रूप को अभिव्यक्त किया। प्रेम के शुद्ध सात्विक रूप को इन्होंने अभिव्यक्त किया। जो इन्होंने कविताएं लिखी उनमें नायक नायिकाओं के
अश्लील श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। उन्होंने प्रकृति के लावण्य रूप का वर्णन करते हुए प्रेम के आदर्श रूप को अभिव्यक्त करने का कार्य भी आधुनिक काल के भारतेंदु युग में हुआ था। पांचवी विशेषता अपने सम्मुख आती है भक्ति भावना। हम देख सकते हैं आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्ति संबंधी जो भी साहित्य लिखा गया था वो भक्ति काल में लिखा गया, और रीति काल में भी हम देख सकते हैं कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने ईश्वर की भक्ति के ऊपर आधारित स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की थी। भक्ति काल के जो कवि थे उनके बाद रीति काल में कवि केशवदास की बात हम कर सकते हैं, कवि बिहारी की बात हम कर सकते हैं, कवि घनानंद की बात हम कर सकते हैं, कवि भूषण की बात हम कर सकते हैं जो राष्ट्रीय कवि की उपाधि से नवाजे गए रीति काल के राष्ट्रीय कवि थे कवि भूषण। अपने आधुनिक काल के राष्ट्रीय कवि तो मैथिली शरण गुप्त जी है ही। तो भक्ति भावना यानी आधुनिक काल में भी भक्ति भावना अपने चरम शिखर पे थी। कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने भक्ति में राधा कृष्ण के ऊपर रचनाएं लिखी। स्वयं भारतेंदु जी ने श्री कृष्ण और राधा के ऊपर काव्य रचना लिखी थी। तो हम देख सकते हैं भारतेंदु युग में भक्ति भावना, भक्ति का प्रचार प्रसार भी खूब होने लग गया। अगली विशेषता यदि हम देखें तो छठी विशेषता आती है आपके सामने संपादककार, गद्यकार, की समस्त विशेषताएं भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडली के कवियों में जो संपादक यानी काव्य रचना करने वाले, उनका संपादन करने वाले, गद्यकार, उन सभी में सारी विशेषता थी। उनमें राष्ट्रीयता का भाव था, शुद्ध सात्विक प्रेम था, लोगों में जागरूकता का भाव था। तो इन सभी भारतेंदु युग के मंडली के कवियों ने अपना नैतिक दायित्व निभाते हुए राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होके उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी काव्य रचनाएं लिखी, पत्रिकाएं लिखी, और उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने खड़ी बोली, गद्य यानी हिंदी के रूप में पत्र पत्रिकाएं हर जगह उन्होंने लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की, और लोगों ने इन पत्र पत्रिकाओं में उनके सभी काव्य रूपों में उनके श्रेष्ठ आदर्श रूप का चरित्र चित्रण देखने को मिला, और यह भी भारतेंदु युग की विशेषता कहलाती है। अगली विशेषता यदि हम देखें तो हिंदी भाषा के प्रति मोह है।
हिंदी भाषा के प्रति मोह, यानी उनकी प्रमुख विशेषताओं में हम यदि जानें तो हिंदी भाषा के प्रति मोह भारतेंदु युग में उत्पन्न हुआ था। यानी स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने भी कहा था, निज भाषा उन्नति बिना गहन विकास। यानी जब तक स्वयं की राष्ट्रीय भाषा का विकास न हो तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। और हिंदी भाषा के प्रति आधुनिक काल के भारतेंदु युग में मोह प्रेम उससे उन्होंने रखा। यानी खड़ी बोली में इस समय जो खड़ी बोली में रचनाएं थी वो खड़ी बोली के गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखी जाने लग गई थी। यानी गद्य में और पद्य में दोनों में इस समय रचनाएं लिखी जाने लग गई। बहुत से नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास धीरे धीरे इनका विकास होने लग गया था। हिंदी भाषा को महत्व दिया जाने लग गया। अपनी भाषा के प्रति लोगों में प्रेम का भाव उत्पन्न करने के लिए इन्होंने हिंदी पे जोर दिया। इसी समय हम देख सकते हैं भारत के अनेक जो महापुरुष थे, चाहे उनमें बाल गंगाधर तिलक का नाम ले, चाहे महात्मा गांधी का नाम ले, चाहे अन्य महापुरुष का नाम ले, उस समय लगभग सभी ने हिंदी के विकास के लिए काफ़ी कुछ कार्य उन्होंने किया। और हिंदी के लिए तो कहा भी जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो आप ये बताइए राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है भाई? शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बहुत से लोगों के मानस में ये सवाल आता है कि सर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में सीधा सा अंतर है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भाषा को कहते हैं और राजभाषा राज्य की भाषा को कहते हैं। क्या ये सही है? नहीं। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य देश के अधिकांश लोगों के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, न कि हाँ भारत की भाषा राष्ट्रभाषा। वैसे देखा जाए संवैधानिक तौर पे हमारे भारत देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा वो भाषा कहलाती है जो देश के लगभग 35% से अधिक लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। किंतु हमारे देश में 35% लोगों से अधिक के द्वारा न बोली जाती है, किंतु इससे ज़्यादा यानी हिंदी से ज़्यादा कोई अन्य भाषा भी नहीं बोली जाती है। तो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रभाषा का सामान्य तात्पर्य आपको ध्यान रखना है, देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। जबकि आप राजभाषा की बात करते हैं, राजभाषा में आपका उत्तर होता है कि सर राज्य की भाषा राजभाषा। नहीं। राजभाषा से सामान्य तात्पर्य आपको ध्यान रखना है, सरकारी कार्यालय या सरकारी कामकाज में, लेखन में, दस्तावेजों में जो भाषा गवर्नमेंट यानी राज्य यानी शासन के द्वारा प्रयोग में ली जाती है वह राजभाषा कहलाती है। यानी राष्ट्रभाषा की अपने बात आई तो अपन ने राष्ट्रभाषा राजभाषा दोनों के बारे में जाना। अब हिंदी के प्रति मोह की बात करें तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादीपि गरिमयति, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। हिंदी के प्रति किसी कवि ने कहा है कि जब भी सुनता हूँ गुलामी की करुण पुकारे तो दर्द सीने में उड़ता है, जब भी सुनता हूँ आज़ादी की आहें तो जोर बाजुओं में होता है।
किंतु जब भी सुनता हूँ स्वर वाहिनी हिंदी पर सफेद हंसों की वाणी, तो संदेह मुझे देश की गुलामी पे होता है। यानी हमारी हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, इस समय अधिकांश लोगों के द्वारा, जो अंग्रेजों के राजभक्त थे उनके द्वारा सरकारी कार्यालय में, राजकाज में अंग्रेजी का वो प्रयोग करते थे, हिंदी को उपेक्षित करते थे और लोगों को जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक अंग्रेजी के प्रति रुचि वो जागृत करते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य ही गुलाम तो भारत को बना ही लिया, किंतु साथ ही साथ इनकी भाषाओं का भी पतन कर दे तो अच्छा। किंतु भारत हिंदू मंडली के कवियों ने, भारत हिंदू युग के कवियों ने हिंदी के प्रति मोह रखा, हिंदी के प्रति प्रेम रखा, हिंदी को राजभाषा के रूप में उन्होंने प्रयोग में लिया, हिंदी में अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी और हिंदी को आगे से आगे बढ़ाने का कार्य भारत हिंदू जी ने किया, भारत हिंदू मंडली के कवियों ने किया और हम देख सकते हैं हिंदी के प्रति मोह। अगली विशेषता यदि हम देखना चाहें तो अगली विशेषताओं में हम देख सकते हैं प्राचीनता के प्रति मोह, व नवीनता। हम देख सकते हैं कि प्राचीनता के बगैर नवीनता का समावेश नहीं हो सकता है, प्राचीनता के बगैर नवीनता का कोई औचित्य नहीं होता है। तो भारत हिंदू मंडली के कवियों ने प्राचीनता के प्रति मोह का भाव रखा और नवीनता, नवीन ये लौकिक आदि के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। प्राचीनता के प्रति मोह था, उसको भी उन्होंने रखा, किंतु नवीनता का उन्होंने समावेश रखा था। अगली विशेषता यदि भारत हिंदू युग की अपन देखें तो समाज सुधार। यानी भारत हिंदू युग में जो समाज में अनेक कुरीतियाँ भरी हुई थी, समाज में हम देख सकते हैं जातीय भेदभाव, समाज में हम देख सकते हैं नारियों के प्रति अत्याचार, अन्याय, तथा समाज में अनेक कुरीतियाँ थी, कन्यावध। ये सारे कार्य भारत हिंदू युग मंडल के कवियों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की उन्नति के लिए उन्होंने यह कार्य किया और समाज सुधार का कार्य भारत हिंदू मंडली के कवियों ने और भारत हिंदू युग में खूब हुआ। अगली विशेषता हम देख सकते हैं प्रकृति चित्रण। भारत हिंदू युग में प्रकृति के खुले उन्मुक्त रूप का चित्रण किया गया था। रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण उन्मुक्त नहीं था। रीतिकाल में प्रकृति में श्रृंगार नायक नायिका को साथ में ले लिया, किंतु भारत हिंदू युग में व आगे आने वाले युगों में प्रकृति का खुला चित्रण कवियों के माध्यम से किया गया। प्रकृति का आलम्बन रूप, प्रकृति का उद्दीपन रूप तथा साथ ही साथ प्रकृति के काव्य, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद को प्रकृतिवाद बना दिया था, उसी प्रकार प्रकृति के खुले चित्रण का कार्य यही इस भारत हिंदू युग
से ही प्रारंभ हो गया था। और आगे हम देख सकते हैं निष्कर्ष। इन सभी विशेषताओं से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं भारतेंदु युग की विशेषताओं में सभी गुणों का समावेश था। तो आज अपन ने भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं देखी है। इनको वापस एक बार पुनः हम देख ले कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास भारतेंदु युग में खूब हुआ था। समाज की दुर्दशा का चित्रण भारतेंदु मंडल के कवियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी सत्ता के प्रति व्यंग्य भारतेंदु युग में हुआ था, यानी भारतेंदु युग में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्री नहीं, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने नाटकों के माध्यम से भी जनता में जागरूकता लाई और ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यंग्य का भाव अभिव्यक्त किया। प्रेम का आदर्श रूप यानी प्रेम का शुद्ध सात्विक रूप यहाँ अभिव्यक्त हुआ। भक्ति भावना यानी जो भक्ति काल रीति काल में भक्ति के बीच प्रस्फुटित थे वो भी यहाँ तक भी चलते रहे, क्योंकि भारतेंदु युग में ही भक्ति भावना जो आगे चलती रही वही भक्ति भावना द्विवेदी युग में हम साकेत आदि में देख सकते। संपादककार गद्यकार की समस्त विशेषताएं हम इन प्रवृत्तियों में देख सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रति मोह की भावना जो इन लोगों में थी वो हम देख सकते हैं। प्राचीनता के प्रति मोह व नवीनता यहाँ हम देख सकते हैं। समाज सुधार हम कर सकते हैं। प्रकृति चित्रण और निष्कर्ष में हम सभी बातें कह सकते हैं कि भारतेंदु युग राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। और ये आपके भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ कहो, भारतेंदु युग की विशेषता कहो, और आप भारतेंदु युग के बारे में अपन ने जाना। अगली क्लास में हम द्विवेदी युग की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा प्रयास कर सके। तथा साथ ही साथ आप जो ये बिंदु है, चाहे किसी विषय में आप जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें अपने नोट्स के रूप में उतार लीजिए। ये आपकी लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ धन्यवाद।